हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं कहानी। तेरे संग यारा। ईशा कमरे के दरवाजे से कान लगाए बाहर से आ रही आवाज़ों को सुनने की कोशिश कर रही थी। बाहर उसके चाचा नीरज और उनकी पत्नी शोभा आपस में बात कर रहे थे। ये आप क्या कह रहे हैं? वे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब उन्होंने हमें पैसे दिए थे तो इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। फिर वो अचानक ऐसी शर्त कैसे रख सकते हैं? शोभा जी परेशान लहजे में नीरज जी से बोली। अब नीरज जी उन्हें कैसे समझाते? जब उन्हें दुर्गेश मित्तल से पैसे लिए थे तब वह अच्छी तरह जानते थे कि दुर्गेश मित्तल बिना किसी मतलब के किसी की मदद नहीं करते, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मदद की उन्हें ये कीमत चुकानी पड़ेगी। वो अपना सर पकड़ सोफे से टिक गए। कुछ देर सोचने के बाद शोभा जी नीरज जी की तरफ देखती हैं, जो अब भी किसी गहरी सोच में गुम थे। उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अगर आप नाराज ना हो तो मेरे पास एक आइडिया है इस मुसीबत से निकलने का। हम ईशा की शादी उनके बेटे साहिल से करवा देते हैं। इससे उनकी शर्त भी पूरी हो जाएगी और हमारी बेटी तारा भी उस साहिल से बच जाएगी। सब जानते थे कि मित्तल परिवार का इकलौता वारिस साहिल देख नहीं सकता। एक एक्सीडेंट में उसकी देखने की शक्ति चली गई थी। शोभा जी की बात सुनकर नीरज जी सीधे होकर बैठ गए और शोभा जी की बात पर विचार करने लगे। उन्होंने शोभा जी की तरफ देखा जो उनकी हाँ का इंतजार कर रही थी। वो बोले, अगर उन लोगों को ईशा की हालत के बारे में पता चल गया तो? शोभा जी एक कुटिल मुस्कान के साथ बोली, उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। वैसे भी साहिल देख नहीं सकता तो उसे ईशा के बारे में कैसे पता चलेगा, और जब तक उसे पता चलेगा तब तक हम तारा की शादी किसी और से करवा चुके होंगे। नीरज जी अपनी पत्नी की चालाकी से खुश हो गए और उन्हें शादी की तैयारी करने के लिए कहने लगे। नीरज जी को बिजनेस में बहुत घाटा हुआ था और अपना बिजनेस बचाने के लिए उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने दुर्गेश मित्तल से मदद मांगी। दुर्गेश मित्तल उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए, पर बदले में उन्होंने नीरज जी से बिजनेस में पार्टनरशिप कर ली। ये पार्टनरशिप करके नीरज जी को बहुत फायदा हुआ और उनका बिजनेस भी अच्छा चलने लगा। पर कुछ दिन पहले ही दुर्गेश मित्तल ने नीरज जी के सामने अपने पोते साहिल की शादी का प्रस्ताव रखा। उनका कहना था कि नीरज जी अपनी बेटी तारा की शादी साहिल से कर दे। साहिल मित्तल परिवार का इकलौता वारिस था, पर कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में उसकी आंखों की रोशनी चली गई, जिसके कारण कोई भी लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती थी। अब नीरज जी को समझ आया कि दुर्गेश मित्तल ने उनकी मदद क्यों की थी। अगर वो अपनी बेटी की शादी साहिल से नहीं करते तो दुर्गेश मित्तल उनके पूरे बिजनेस पर कब्जा करके उन्हें बाहर निकाल सकते थे। पर शोभा जी ने उनकी ये परेशानी भी दूर कर दी। ईशा उनके भाई की बेटी थी। ईशा के माता पिता की मौत उनके बचपन में एक कार एक्सीडेंट में हो गई और इसी एक्सीडेंट में ईशा के सिर पर चोट भी आई। डॉक्टर ने कहा कि अब उसका दिमाग और विकसित नहीं हो सकता। उम्र के साथ साथ उसका शरीर तो बढ़ गया, पर दिमाग अब भी 11-12 साल की बच्ची का ही था। ईशा ने जब अपने चाचा चाची की बातें सुनी तो उसका मन दुखी हो गया, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि ईशा पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। 5 साल पहले उसके सिर पर एक बार फिर चोट लगी, जिससे उसका दिमाग ठीक हो गया, बल्कि उसका दिमाग औरों के मुकाबले ज्यादा तेज चलने लगा। ईशा अपने मन में सोचने लगी, ये लोग कितने मतलबी हैं, अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। तभी उसके अंदर से आवाज आई, तू कब से यहाँ से निकलना चाहती थी? ये तेरे लिए एक अच्छा मौका है। शादी करके तू हमेशा के लिए इस कैद से आजाद हो जाएगी। और रही उस साहिल की बात, तो वह देख नहीं सकता। अब तू बिना किसी परेशानी के अपना काम भी कर सकेगी। वह अपने इन्हीं ख्यालों में गुम बेड पर अपना टेडी बियर लेकर बैठ गई। तभी शोभा जी उसके कमरे में आई। उन्हें देखते ही ईशा अपने टेडी बियर के साथ खेलने लगी। शोभा जी उससे टेडी बियर छीनते हुए बोली, अब इन खिलौनों से खेलना बंद कर। वो अपना मुंह रोने जैसा बनाते हुए कहने लगी, तो फिर किसके साथ खेलूं? कोई भी तो मेरे साथ नहीं खेलना चाहता। शोभा जी उसके पास बैठकर कहने लगी, हम तेरे लिए एक नया दोस्त ला रहे हैं जो हमेशा तेरे साथ खेलेगा। ये सुन वो खुशी से ताली बजाते हुए बोली, नया दोस्त? शोभा जी हाँ में सिर हिलाती हैं। हाँ, नया दोस्त, पर उससे दोस्ती करने के लिए तुझे एक गेम खेलनी पड़ेगी। वो पूछने लगी, कैसी गेम? शोभा जी उसे बताती हैं, दूल्हा दुल्हन की गेम, जिसमें तू दुल्हन बनेगी और वो दूल्हा। इस गेम में तुझे बिल्कुल चुप रहना है। अगर तूने कुछ भी बोला तो तू ये गेम हार जाएगी और तुझे नया दोस्त भी नहीं मिलेगा। वो कहने लगी, पर मुझे नया दोस्त चाहिए। तो शोभा जी उसके सिर पर हाथ रखकर बोली,
अगर तू ये गेम जीतना चाहती है तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। ईशा हाँ में सिर हिलाने लगी। शोभा जी ईशा को अपनी बातों के जाल में फंसाकर खुश होती है, पर वो ये नहीं जानती थी कि ईशा उनसे भी ज्यादा चालाक है। घर में शादी की तैयारियां होने लगी। शादी वाले दिन ईशा को तैयार करके मंडप में लाया गया, जहां साहिल पहले से ही बैठा हुआ था। शोभा जी ने ईशा को समझा दिया था कि जैसा पंडित जी करने को कहें वह चुपचाप करती जाए, नहीं तो वो ये गेम हार जाएगी। ईशा भी चुपचाप शादी की रस्में निभा रही थी। उसने फैसला कर लिया कि वो ये शादी करके यहाँ से निकल जाएगी और अपने ससुराल में जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। शादी के बाद उसे मित्तल हाउस लाया गया, जहाँ उसका स्वागत बड़ी धूमधाम से हुआ। वहाँ किसी को भी नहीं पता था कि तारा की जगह ईशा साहिल की दुल्हन बनकर इस घर में आई है, पर ये बात ज्यादा देर छिपी न रह सकी। जल्द ही दुर्गेश जी को सच्चाई पता चल गई। उन्होंने फौरन नीरज जी को अपने घर बुलाया। जब नीरज जी मित्तल हाउस पहुंचे तो शोभा जी भी उनके साथ थी। शोभा जी तो मित्तल हाउस देखकर दंग रह गई। बाहर बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों की लाइन लगी थी। घर में दर्जनों नौकर जाकर भाग भाग कर काम कर रहे थे। पूरा घर सफेद पत्थर से बना था। बड़े बड़े झूमर, महंगी पेंटिंग्स, एंटीक चीजों से पूरा घर सजा था। शोभा जी की नजरों में ये किसी महल से कम नहीं था। अब उन्हें अफसोस होने लगा कि उन्होंने तारा की शादी इस घर में क्यों नहीं करी। जैसे ही नीरज जी और शोभा जी दुर्गेश जी के सामने पहुंचे, वे उन पर चिल्लाते हुए बोली, नीरज, तुमने हमें धोखा देकर अच्छा नहीं किया। हमने अपने पोते के लिए तुम्हारी बेटी तारा का हाथ मांगा था, पर तुमने उसकी जगह किसी और लड़की को हमारी बहू बनाकर भेज दिया। नीरज जी उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, मित्तल साहब, मैं मजबूर था। शादी वाले दिन ही मुझे पता चला कि मेरी बेटी तारा किसी और से प्यार करती है। ऐसे में अगर मैं उसकी शादी साहिल से करवा देता तो दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। तारा कभी भी साहिल को वो प्यार नहीं दे पाती जो उसे मिलना चाहिए, इसलिए मैंने अपनी भतीजी ईशा की शादी उससे करवा दी। इससे दोनों परिवारों की इज्जत भी बच गई और साहिल की शादी भी हो गई। दुर्गेश जी को भी उनकी बातें सही लगी, पर वो अब भी सच्चाई छुपाने के लिए उनसे नाराज थे। इसलिए उन्होंने कह दिया कि ईशा अब कभी उस घर में वापस नहीं जाएगी। दुर्गेश जी इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ईशा से उनका कोई लगाव नहीं था। वे दोनों चुपचाप वापस लौट आए, पर शोभा जी की आंखों में मित्तल हाउस की चकाचौंध बस गई। अब उन्हें दुख हो रहा था कि उन्होंने तारा की शादी साहिल से क्यों नहीं करवाई। रात के समय ईशा को साहिल के कमरे में लाया गया। उसने देखा पूरा कमरा सिर्फ ग्रे रंग से रंगा था। बेडशीट से लेकर पर्दे तक सब कुछ ग्रे रंग का था। ये देखकर उसका मुंह बन गया। वह मन ही मन बोली, माना देख नहीं सकता पर महसूस तो कर सकता है। इस तरह का बेरंग कमरा उसकी जिंदगी को भी बेरंग बना रहा है। वह आराम से बेड पर बैठ गई। तभी उसके पास उसकी मैनेजर जस्सी का फोन आया, जो उसकी मैनेजर होने के साथ साथ उसकी अच्छी दोस्त भी थी। 2 साल पहले ईशा की एक ऑनलाइन दोस्त बनी थी। धीरे धीरे उससे बात करके ईशा और उसकी गहरी दोस्ती हो गई। ईशा ने उसे अपने बारे में सब कुछ बताया। जस्सी एक बहुत अच्छी लड़की थी, इसलिए उसने ईशा की मदद करने का फैसला किया। जस्सी की मदद से ईशा ने अपनी एक छोटी सी कंपनी शुरू करी। ईशा के तेज दिमाग और जस्सी की मेहनत से उस कंपनी ने 1 साल के अंदर ही बहुत नाम कमाया और आज उनकी कंपनी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। जस्सी की कॉल उठाते ही ईशा पूछने लगी, ऐसा क्या जरूरी काम आ गया जो तू इस वक्त फोन कर रही है? जस्सी उसके मजे लेते हुए बोली, आय हाय, बड़ी उतावली हो रही है अपनी सुहागरात मनाने के लिए। ईशा उसे चुप करवाते हुए कहने लगी, अपना मुंह बंद रख। जब तेरी सुहागरात होगी तब पूछूंगी तू कितनी उतावली हो रही है। ये सुन जस्सी जोर जोर से हंसने लगी, फिर चुप होते हुए बोली, चल अब मजाक बंद और मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे कहने पर मैंने उस साहिल मित्तल के बारे में पता लगाया, पर हैरानी की बात यह है कि उसके बारे में ज्यादा किसी को पता ही नहीं। वो पूरा दिन क्या करता है, कहाँ जाता है, किस किस से मिलता है, किसी को कुछ भी पता नहीं। मुझे तो ये कोई मिस्टीरियस इंसान लगता है। तू जरा इससे संभल कर कह रहना। ये कहकर जस्सी ने कॉल काट दी। जस्सी की बातें सुन ईशा सोच में पड़ गई। वो अपने मन में बोली, अगर वो देख नहीं सकता तो उसकी लाइफ सिंपल होनी चाहिए, फिर जस्सी उसे मिस्टीरियस क्यों कह रही थी? उसने तो सोचा था कि शादी के बाद वो
वो नॉर्मल लड़कियों की तरह ही साहिल के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत करेगी, पर अब वो फैसला करती है कि वो अपना नाटक अब भी जारी रखेगी ताकि साहिल की असलियत के बारे में पता लगा सके। ईशा अपने ख्यालों में गुम साहिल के बारे में ही सोच रही थी, तभी दरवाजा खुला और साहिल अंदर आया। साहिल को देखते ही ईशा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। लंबा ऊंचा कद, चौड़ा सीना, सुडौल शरीर, कोई भी उसे देखकर ये नहीं कह सकता कि उसे दिखाई नहीं देता। ईशा अपने दिल पर हाथ रखकर धीरे से बोली, कितना हैंडसम है, इससे तो कोई भी लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाती। पता नहीं तारा ने क्यों मना कर दिया। ईशा की आंखें एकटक साहिल को ही देख रही थी। साहिल धीरे धीरे अंदर आया और दरवाजा बंद करने लगा। उसे दरवाजा बंद करता देख ईशा घबराकर सोचने लगी, कहीं ये मेरे साथ सुहागरात मनाने की तो नहीं सोच रहा। ये सोचते ही उसके हाथ अपने लहंगे पर कस गए। साहिल धीरे धीरे बेड के पास आकर बैठ गया। जैसे ही वह ईशा से कुछ कहने वाला था, ईशा उछलकर उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, हेलो फ्रेंड, मैं तुम्हारी नई दोस्त ईशा। चाची ने कहा था अगर मैंने ये गेम जीत ली तो तुम मेरे दोस्त बनोगे और मेरे साथ खेलोगे। ईशा की ऐसी बातें से साहिल चौंक गया। वो ईशा का हाथ कसकर पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे ईशा उसके बिल्कुल करीब आ गई। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं, पति हूँ। ईशा अपने गाल पर उंगली रखकर सोचने की एक्टिंग करते हुए कहने लगी, पति, ये क्या होता है? साहिल उसे बताता है, जब एक लड़का और लड़की की शादी होती है, जैसे मेरी और तुम्हारी हुई है, तो वे दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। ईशा उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहने लगी, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। चाची ने कहा था तुम मेरे दोस्त बनोगे, फिर तुम मेरे पति कैसे बन सकते हो? साहिल सोचने लगा, ये कैसी बातें कर रही है, कहीं इसका दिमाग खराब तो नहीं है। वह ईशा को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, पर ईशा बार बार उसे अपना दोस्त कह रही थी। साहिल समझ गया कि नीरज जी ने उन्हें धोखा दिया है और अपनी बेटी की जगह इस कम दिमाग लड़की से उसकी शादी करा दी। उसे नीरज जी पर बहुत गुस्सा आया, पर अपने दादाजी की वजह से वह चुप रहा। उसने सोच लिया शायद उसकी किस्मत में ऐसी ही लड़की लिखी है। उसने ईशा से कहा, ठीक है, अब हम दोनों दोस्त हैं। ईशा भी खुश होकर ताली बजाने लगी। साहिल उससे बोला, काफी रात हो गई है, चलो सो जाओ। ईशा मुंह बनाते हुए कहने लगी, पर मुझे इन कपड़ों में नींद नहीं आएगी, मेरी नाइट ड्रेस कहाँ है? साहिल उसे एक तरफ इशारा करते हुए बताता है, उस तरफ चेंजिंग रूम है, वहाँ अलमारी में तुम्हारे लिए कपड़े रखे हैं। वह चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। जब उसने अलमारी खोली तो सामने बहुत सारी महंगी महंगी ड्रेसेस रखी थी। वो तो उन ड्रेसेस को देखकर हैरान रह गई। आज से पहले उसने कभी इतनी सुंदर सुंदर ड्रेस नहीं देखी थी। वो एक ड्रेस को हाथ से छूकर बोली, क्या फायदा इतनी सुंदर ड्रेस पहनने का जब कोई तुम्हारी खूबसूरती को देख ना सके। वो एक सिंपल सी नाइट ड्रेस निकालकर पहन लेती है। जब वह कमरे में आई तो साहिल अपने कपड़े चेंज कर रहा था। इस वक्त उसने सिर्फ एक लोअर पहन रखा था। उसे ऐसे देख ईशा का गला सूखने लगा। उसके चेहरा साहिल को देखकर लाल हो गया। वह इमेजिन करने लगी कि साहिल इसी हालत में उसकी तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचकर उसे छूने वाला था, उसके कानों में आवाज आई, कब तक ऐसे ही देखती रहोगी, सो जाओ। ये कहकर साहिल बेड की तरफ बढ़ गया। वह बेड से एक तरफ अपने माथे पर हाथ रखकर लेट गया। ईशा भी चुपचाप दूसरी तरफ लेट गई, पर अब भी उसकी आंखों के सामने साहिल का चेहरा घूम रहा था। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो साहिल कमरे में नहीं था। ईशा को बड़ी हैरानी हुई, आखिर इतनी सुबह सुबह वो कहाँ चला गया। वो उठी और नहाने चली गई। जब वो नहाकर बाहर निकली तो उसने सिर्फ टॉवल लपेट रखा था। वह अलमारी से कपड़े निकालने लगी, तभी दरवाजा खुला और साहिल कमरे के अंदर आ गया। साहिल को देखकर ईशा की हालत खराब होने लगी, क्योंकि इस वक्त वो सिर्फ टॉवल में थी। तभी उसे ध्यान आया कि साहिल तो देख नहीं सकता। ये याद आती ही उसने चैन की सांस ली और अपने कपड़े पहनने लगी। तभी उसकी नजर साहिल पर पड़ी, जिसे देख उसे ऐसा लग रहा था जैसे साहिल उसे ही देख रहा हो। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और साहिल के सामने हाथ हिलाते हुए बोली, फ्रेंड, तुम कहाँ चले गए थे? पर साहिल उसे कोई जवाब नहीं देता। वो देखती है इस वक्त साहिल पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था। वह कहने लगी, अच्छा तो तुम एक्सरसाइज करके आए हो? साहिल उसकी बात सुन हाँ में सिर हिलाता है और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। साहिल के वॉशरूम जाते ही ईशा अपना फोन निकालकर उसमें जरूरी काम करने लगी। बीच बीच में वो जस्सी से भी मैसेज पर बात कर रही थी। साहिल जब वॉशरूम से बाहर आया तो ईशा अपने फोन में व्यस्त थी।
अब उसे ये भी डर नहीं था कि कोई उसे फोन में काम करता देख लेगा। साहिल उससे पूछता है, क्या तुमने नाश्ता कर लिया? वो मना करते हुए बोली, नहीं, अभी तक कोई नाश्ता लेकर ही नहीं आया। साहिल उसे सबके साथ नाश्ता करने के लिए कहता है, पर ईशा ये कहकर मना कर देती है कि वो अपना नाश्ता अपने कमरे में ही करती है। साहिल भी नहीं चाहता था कि ईशा की दिमागी हालत के बारे में घर में किसी को पता चले, इसलिए वो उन दोनों का नाश्ता कमरे में ही मंगा लेता है। अगले कुछ दिन शांति से गुजरे। ईशा अपनी हरकतों से साहिल को परेशान करती रहती, पर साहिल कभी उसे नहीं डांटता। वह हमेशा प्यार से उसे समझाता। ईशा को साहिल की ये बात बहुत पसंद आई कि उसकी इन बचकानी हरकतों से भी साहिल गुस्सा नहीं हुआ। पर अक्सर ईशा को ऐसा लगता जैसे साहिल उसे देख रहा है। उसे पता रहता है कि ईशा क्या कर रही है। साहिल सुबह ऑफिस जाता और शाम को जल्दी आकर ईशा के साथ समय बिताता। ईशा को भी साहिल का साथ अच्छा लगने लगा। साहिल के ना देख पाने से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उसे ऐसा लगता जैसे साहिल की इसी कमी के कारण वो उसे ज्यादा अहमियत देता है। एक रात जब वो दोनों सो रहे थे, अचानक ईशा को महसूस हुआ जैसे साहिल नींद में ही किसी से घबरा रहा है। उसने लाइट जलाकर देखा तो साहिल का पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वह नींद में ही किसी को मारने की बात कर रहा था। ईशा को समझ नहीं आया वह इस समय क्या करे। उसने साहिल को जोर से हिलाया ताकि वह नींद से जाग सके, पर उसने तो ईशा को ही पकड़ लिया और अपने सीने से लगा लिया। ईशा के उसके सीने से लगते ही साहिल धीरे धीरे शांत होने लगा, जैसे ईशा के पास आने से उसका सारा डर भाग गया हो। ईशा ने उसके चेहरे को देखा जो काफी हद तक शांत हो गया था। वह आराम से अपने आप को साहिल की पकड़ से छुड़वाने लगी, पर साहिल ने उसे और कस के अपने सीने से लगा लिया। वह भी उसके सीने से लगी रही। थोड़ी देर में ही दोनों सो गए। सुबह जब ईशा की आंख खुली तो उसने देखा साहिल का चेहरा बिल्कुल उसके चेहरे के नजदीक था। आज पहली बार वो उसके चेहरे के इतने करीब से देख रही थी। साहिल का चेहरा इतना परफेक्ट था कि कोई भी उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता। उसकी नजर साहिल की आंखों पर पड़ी। उसने मन ही मन कहा, कितनी सुंदर आंखें हैं, कोई कह नहीं सकता कि इनमें रोशनी नहीं है। अचानक ही उसने अपने होठों से उसकी आंखों को छू लिया। तभी साहिल जाग गया। साहिल को देख ईशा ने शर्म से अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। वह साहिल से दूर होने लगी तो साहिल उसे और करीब करते हुए बोला, दोस्त ये क्या था? वो अपनी बचकानी आवाज में बोली, तुम क्या पूछ रहे हो? साहिल अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब करते हुए कहने लगा, यही जो अभी अभी तुमने किया। ईशा थोड़ा शर्माने लगी, फिर बोली, वो तो तुम्हारी आंखों पर कुछ लगा था, मैं वही साफ कर रही थी। पर साहिल की अगली बात सुन उसकी बोलती ही बंद हो गई। वह बोला, अपने होठों से साफ कर रही थी? ईशा को समझ नहीं आया अब वो क्या जवाब दे। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। वो कहने लगी, नहीं, मैं तो अपनी उंगलियों से साफ कर रही थी, भला होठों से भी कोई आंखों को छूता है? ये कहकर वो सीधी बैठ गई और साहिल से पूछने लगी, वैसे रात में तुम्हें क्या हो गया था? तुम इतना डर क्यों रहे थे? ये सुन साहिल का चेहरा सख्त हो गया। वो भी बेड से उठता हुआ बोला, कुछ नहीं, बस बुरा सपना देखा था। उसके चेहरे की सख्ती देख वो आगे कुछ नहीं पूछती। दिन में ईशा अपने ऑफिस के कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही थी। तभी जस्सी की कॉल आई। जैसे ही ईशा ने कॉल रिसीव की, दूसरी तरफ से जस्सी चीखते हुए बोली, तुझे पता है आज किसका कॉल आया था? जस्सी की इतनी तेज आवाज सुन ईशा फोन कान से दूर करते हुए बोली, पहले धीरे बोल, नहीं तो तेरी बात सुनने से पहले ही मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। जस्सी अपनी खुशी संभालते हुए कहने लगी, आज मित्तल इंडस्ट्रीज से कॉल आई थी, वो हमारी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं। ईशा ठंडी सी आवाज में कहने लगी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जस्सी उसे समझाने लगी, सोच, अगर मित्तल इंडस्ट्रीज हमारी कंपनी के साथ जुड़ जाए तो हमारी कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में भी धूम मचा सकती है। उनकी कंपनी जितना इंडिया में काम करती है उससे ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। इससे हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा। ईशा को उसकी बात समझ गई। वह कहने लगी, ठीक है, तो उनसे बात करके हमारी सारी टर्म्स एंड कंडीशन उन्हें बता दे। वो कहने लगी, मैंने सारी बात पहले ही कर ली है, बस एक बार तू सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके उन पर साइन कर दे। अगले दिन उसने ईशा को सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। ईशा ने उन्हें अच्छी तरह पढ़कर उन पर साइन कर दिए। अब ईशा की कंपनी मित्तल इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर काम कर रही थी। साहिल के साथ रहते रहते ईशा को ऐसे लगने लगा जैसे साहिल देख सकता है। उसे कभी कभी एहसास होता
कि साहिल उसकी सारी हरकतें देख रहा है। एक रात उसकी आंख खुली तो उसने देखा साहिल बेड पर नहीं है। उसने उसे वॉशरूम में ढूंढा पर वो वहां भी नहीं था। उसने फैसला किया कि जब तक साहिल वापस नहीं आता वो उसका इंतजार करेगी। करीब आधी रात के बाद उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो जल्दी से अपनी जगह पर वापस जाकर लेट गई और सोने का नाटक करने लगी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। उसके कदम बहुत तेज तेज चल रहे थे। ईशा को एहसास हुआ कि साहिल इतनी तेज नहीं चलता। वो तो अपनी छड़ी या किसी सामान को पकड़कर धीरे धीरे आराम से चलता है। उसने अपनी आंखें खोली तो सामने का नजारा देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। सामने साहिल खड़ा अपनी वाइट शर्ट उतार रहा था जो इस वक्त पूरी तरह से लाल थी। जैसे ही उसने अपनी शर्ट उतारी ईशा ने देखा उसके शरीर पर एक गहरा जख्म है। ये देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख की आवाज सुन साहिल उसकी तरफ आया और उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, बिल्कुल आवाज मत कर निकालना, नहीं तो सब जाग जाएंगे। ईशा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसके चेहरे को देखने लगी। उसकी आंखें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो देख सकता है। साहिल धीरे से बोला, देखो चिल्लाना मत, मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रहा हूँ। साहिल का हाथ हटते ही वह बोली, तुम देख सकते हो? साहिल उसे हाँ में जवाब देता है। ईशा उससे पूछने लगी, फिर तुम अंधे होने का नाटक क्यों कर रहे थे? साहिल भी एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, तुम भी तो पागल होने का नाटक कर रही थी। ये सुन ईशा चौंक गई। वो पूछने लगी, तुम्हें मेरे बारे में पता था? साहिल मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं तो पहले दिन से ही तुम्हारे बारे में सब जानता था कि तुम सिर्फ पागल होने का नाटक कर रही हो, पर सच में तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था इसलिए चुप रहा। मगर आज मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे इस नाटक की वजह क्या है। ईशा ने एक गहरी सांस ली और अपने अतीत के बारे में बताने लगी। मैं जब छोटी थी तो मेरे माता पिता एक सड़क हादसे में गुजर गए। इस हादसे में मेरे सिर पर भी गहरी चोट आई और मैंने अपना दिमागी संतुलन खो दिया। डॉक्टर ने बताया कि सिर पर चोट लगने से मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। उस समय मैं बहुत छोटी थी, इसलिए मेरे चाचा ने मेरे पापा का सारा बिजनेस अपने कब्जे में कर लिया और मेरी चाची ने मेरी दिमागी हालत का फायदा उठाकर मुझे मेरे ही घर में कैद कर दिया। पर एक दिन मैं सीढ़ियों से गिर गई जिससे मेरे सिर पर फिर से चोट आई और मेरा दिमाग ठीक से काम करने लगा। मैंने जब देखा कि मेरे चाचा चाची का मेरे साथ व्यवहार अच्छा नहीं है तो मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपना सब कुछ उनसे वापस लेकर रहूंगी। इसलिए मैंने बहुत मेहनत करके ऑनलाइन पढ़ाई करी और अपना बिजनेस स्टार्ट किया। आज मैं इस काबिल हूँ कि उनसे अपना सब कुछ वापस ले सकती हूँ, पर इससे पहले मैं अपने मकसद में कामयाब होती मेरी शादी तुमसे हो गई और मैं यहाँ आ गई। साहिल बहुत ध्यान से उसके सारी बातें सुन रहा था। बातें करते करते ही ईशा ने साहिल के जख्मों पर दवाई लगाकर पट्टी भी कर दी। अब वह साहिल के सामने बैठते हुए बोली, अब तुम बताओ, तुम क्यों नाटक कर रहे थे? तुम्हारे पास तो सब कुछ था। साहिल भी उसे बताने लगा, मेरे पापा का लोगों के बीच बहुत नाम था, इसी कारण बहुत से लोग उनसे जलते थे और इसी जलन में एक दिन किसी ने उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया जिससे मेरे माता पिता तो गुजर गए पर मैं बच गया। उस एक्सीडेंट में मेरी आंखों की रोशनी भी चली गई। दादाजी ने बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से मेरा इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। 3 साल पहले उन्होंने मुझे एक बड़े गुरुजी के पास भेजा। मैं उनके पास 6 महीने रहा। इसी दौरान उन्होंने अपनी जड़ी बूटियों से मेरा इलाज किया जिससे मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। मैंने फैसला किया कि जब तक मैं अपने माता पिता के असली मुजरिमों को सजा नहीं दे देता किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं ठीक हो गया हूँ। इसलिए आज तक मैं ये नाटक करता रहा। ईशा कहने लगी, हम दोनों की कहानी एक जैसी है, बस फर्क इतना है तुम्हारे दुश्मन बाहर के लोग थे और मेरे दुश्मन मेरे अपने। साहिल उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, हमारा दुश्मन चाहे कोई भी हो, हमें सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान देना है और आज मैं अपने मकसद में कामयाब हो भी गया। मैंने उन लोगों को उनके किए की सजा दे दी। ईशा उसकी तरफ देखने लगी, तो क्या तुमने उन लोगों को? इसके आगे के शब्द वह बोलती ही नहीं, पर साहिल समझ जाता है कि वो क्या सोच रही है। वह ईशा की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हें क्या मैं ऐसा लगता हूँ? ईशा नामे गर्दन हिलाने लगी। साहिल को यह जानकर अच्छा लगा कि ईशा उसके बारे में गलत नहीं सोचती। वह बोला, मैंने उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। अब उनकी सारी जिंदगी जेल में सड़ेगी। ये जानकर ईशा ने चैन की सांस ली।
तभी साहिल की आवाज उसके कानों में पड़ी। अब तुम्हारी बारी है अपना मकसद पूरा करने की। उसकी बात सुन वह उसे हैरानी से देखने लगी। साहिल बताता है, मैंने ही तुम्हारी कंपनी के साथ डील की थी ताकि तुम्हारी कंपनी भी टॉप कंपनीज में आ सके। तब तुम आसानी से अपने चाचा को सबक सिखा सकोगी। ईशा आंखें बड़ी करके बोली, मतलब तुम सब कुछ पहले से ही जानते थे? साहिल हंसते हुए बोला, मैं तो तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ जानता हूँ, जैसे तुम्हारे सीने के दाईं तरफ एक छोटा सा तिल है। ये सुनते ही ईशा उसे मारने के लिए दौड़ी और बोली, बेशर्म इंसान, तुमने मेरा सब कुछ देख लिया। साहिल उससे बचते हुए कहने लगा, तो क्या करता, तुम मेरे सामने ही कपड़े बदल रही थी। ईशा को याद आया एक बार वह सिर्फ टॉवल में उसके सामने आ गई थी और ये सोचकर कपड़े भी बदल लिए कि वो देख नहीं सकता। ये सोचते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। साहिल उसकी हरकत पर मुस्कुराकर उसके पास आया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, इस पर शर्माने की क्या बात है? मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हें इस तरह देखने का मुझे हक है। ईशा शर्माकर उसके सीने में मुंह छुपा लेती है। साहिल भी उसे अपनी बाहों में कस लेता है। उस रात दोनों अपने अपने नाटक खत्म करके असली जिंदगी की शुरुआत करते हैं। कुछ दिनों बाद साहिल की मदद से ईशा ने अपना सब कुछ अपने चाचा से वापस ले लिया और आज वो दोनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं और मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।